मैम आवाज आ रही है, मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ओके। ये शराज ठीक है। साहब का माइक। जी, शराज साहब का माइक अनम्यूट किया है। और ठीक है। इफ्तिखार हुसैन साहब का माइक अनम्यूट किया है। दुरुस्त। अजमल दानिश साहब का माइक अनम्यूट किया है। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, my name is Faryal Ahmad and the topic for today's discussion is communication skills. We are starting with the very first slide. आप सब लोगों को slide नजर आ रही है respected participants? Can you people hear me? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Can you hear me? जी स्लाइड्स नजर आ रही हैं मैम, आपकी स्लाइड्स नजर आ रही हैं। ठीक है, आप 3-4 पार्टिसिपेंट्स फरहान मेहरबानी आप ओके। सो आवाज आ रही है? शुड वी स्टार्ट? जी जी बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है, स्लाइड शो हो रही है, आप स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? अच्छा, हम लोगों का टॉपिक आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। कम्युनिकेशन जाहिर है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इन आवर प्रोफेशनल लाइव्स, इन आवर पर्सनल लाइव्स। बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड थॉट्स बिटवीन टू और मोर individuals, and it is a two-way process. It is the word communication is derived from the Latin word communis, which means common. It stands for a natural activity of all human beings to convey opinions, feelings, and thoughts. Now, we may say that good communication is considered to be the lifeblood of every organization. What is an organization? An organization is a group of people associated for business, political, professional, religious, or social purposes. Its activities require human beings to interact and react. Interact भी करना है और react भी करना है. They exchange information, ideas, they plan, they make decisions, they make rules and proposals, etc. So communication is considered to be the lifeblood of every organization. You respected participants, you work in an organization, whether you work in a college or a school or your university, you are working within an organization, and good communication definitely enhances the performance of the entire organization. We may say so that if your career requires mainly mental rather than manual labor, then your progress will strongly be influenced by how effectively you communicate your knowledge to your students, to your colleagues, to your superiors, etc. And even if your work is mainly with figures, for example, you're in the accounting profession, the ability to communicate to those who read your financial reports is essential. देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कॉलेज है, उसमें मैन्युअल लेबर जो इंसान करता है, जो जेनिटोरियल है, क्लीनिंग स्टाफ है, उनका काम जाहिर है मैन्युअल लेबर का है। आपका मेंटल काम है, द वे यू कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट्स, जिस तरह की आप अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, आप अपने कॉलीग से, अपने एचओडी से, अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं, डेफिनेटली इससे आपकी एक इमेज बिल्डिंग होती है। जितनी बेहतर कम्युनिकेशन आप सब लोगों से करेंगे, आपका स्टूडेंट्स के साथ रैपो बनेगी, आपका वो जितना बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी. Is it clear, respected participants? Am I clear? Can you people hear me? Can you hear me? काइंडली जिन पार्टिसिपेंट्स के माइक अनम्यूट किए हैं वो मुझे रिस्पॉन्स दें कि आया बात क्लियर हो गई एंड शुड बी प्रोसीड. रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जिनके माइक्स अनम्यूट किए गए, मैं उनसे मुखातिब हूं.
आपका मकसद ये होगा कि आपने what's going on? आपका मकसद ये होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट का की इंफॉर्मेशन भी देनी है थ्रू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को परसुएड करना है कि वो एल्योर हो आपके प्रोडक्ट की तरफ. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, टू इम्पार्ट नॉलेज टू अदर्स एंड टू परसुएड अदर्स. Am I correct? Am I clear, respected participants? Yes, ma'am. Okay, we may proceed further. Kinds of communication. We classify communication according to the number of persons to whom the message is addressed. एक communication होती है intrapersonal communication. इसको कहते हैं खुद कलामी या अपने आप से मुखातिब होना, टॉकिंग टू वन सेल्फ. जिस तरह मैं एक लेक्चर तैयार कर रही हूँ तो अकेले कमरे में खुद से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपने आप से ही बात कर रही हूँ. इस टाइप की कम्युनिकेशन जो अपने आप से इंसान मुखातिब हो उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. जिस तरह थिएटर में और ड्रामा में एक कैरेक्टर है वो अपनी खुद कलामी करता है, उसको सॉलिलोक्यू कहते हैं. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इंट्रापर्सनल. When communication is between two individuals, जिस तरह दो इंसान आपस में कोई डायलॉग कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फेस टू फेस कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू है, उस टाइप की कम्युनिकेशन को कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज ग्रुप कम्युनिकेशन. It can be among small or large groups like an organization or a classroom in which all individuals retain their individual identity. जिस तरह आप respected teachers अपने क्लासरूम में जाते हैं, डेली लेक्चर डिलीवर करते हैं, यू आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब यह है व्हेन यू आर एड्रेसिंग थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल, दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन. इस तरह की कम्युनिकेशन वाया सोशल मीडिया होती है, वाया टेलीविजन होती है, वाया न्यूज़पेपर और रेडियो होती है. दिस इट occurs when the message is sent to large groups of people, for example by newspaper, radio or television. In this process, each person becomes a faceless individual with almost no opportunity for personal feedback. अब जिस तरह की मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत बड़े बड़े लाखों के जलसे जुलूस करते हैं, तो उसमें वो एक जो बोल रहा होता है, तकरीर कर रहा है, आप उसी को सुन रहे हैं, लेकिन वो लाखों लोगों से एक एक करके तो नहीं पूछ सकता कि भाई आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या फीडबैक है. ज्यादा से ज्यादा वो जो लोग हैं लाखों, वो तालियां बजा के या हाथ उठा के ही अपना फीडबैक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते. नेक्स्ट वी कम टू वर्बल कम्युनिकेशन. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? इट मींस कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स, whether they are written or spoken. Verbal communication consists of speaking, listening, reading, writing and thinking. इसमें आ जाता है फेस टू फेस डिस्कशंस आती हैं, ईमेल, मेमो, फॉर्मल रिपोर्ट्स, ये तमाम चीजें verbal communication में आती हैं. Last is non-verbal communication. It consists of pictures, symbols, signs and facial expressions and your body language. जिस तरह आप क्लासरूम में खड़े होके लेक्चर डिलीवर करते हैं, आप आई कॉन्टेक्ट जिस तरह टीचर स्टूडेंट से मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है, ये तमाम चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शुमार होती हैं. Am I clear, respected participants? Should we move on? Should we proceed? जी मैम. ठीक है. सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम. जी जी. असल में ना पार्टिसिपेंट्स आपके साथ कम्युनिकेट मैसेज के थ्रू भी हैं, आप अपनी चैट के मैसेजेस वगैरह भी देख सकती हैं साथ साथ. ठीक है, लेकिन आई वुड बी मोर कंफर्टेबल अगर वर्बली ओरली ही कम्युनिकेट हो जाए, जरा थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन हो जाएगा सब लोगों के लिए. जी, क्योंकि मैंने काफी 3-4 पर्सन्स के माइक्स ओपन किए हैं लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे. मैसेजेस में आपके साथ वो काफी जो पर्सन है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अच्छा. नेक्स्ट वी कम ओवर टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है.
Now, what is the process of communication? कम्युनिकेशन प्रोसेस का आगाज किस तरह होता है? इसके 4-5 कंपोनेंट्स हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड फीडबैक. अब मैसेज एक कोर आइडिया है. What is a message? The message is the core idea that you wish to communicate. It consists of both verbal and non-verbal symbols. You respected teachers, आपने सोचा कि आपने एक लेक्चर डिलीवर करना है. आप वो लेक्चर तैयार करना शुरू करेंगे, ये आपका मैसेज है. या सपोज आपके एचओडी ने आपको कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया, आप उनको ईमेल करेंगे या आप उनको मेमो लिखेंगे या आप कोई रिटन फॉर्म ऑफ कोई लेटर के थ्रू कोई ना कोई किसी चीज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे. जो आपका आइडिया है जो आपने उन तक पहुंचाना है, दैट इज नोन एज द मैसेज. सेंडर कौन है? सेंडर वो है जो कि मैसेज को तैयार करता है, जो कि मैसेज को बनाता है. रिस्पेक्टेड टीचर, आपने अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना है, तो आप क्या हैं? आप उस मैसेज के सेंडर हैं. एज अ सेंडर you use symbols, graphs, pictures, etc. that express your message and create the desired response. Next is the receiver. Receiver कौन होता है? Receiver वो है जो हमारा मैसेज सुनता है. अगर आप रिस्पेक्टेड टीचर्स जिस फील्ड में हैं, आपके रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज कौन है? वो आपके स्टूडेंट्स हैं. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो आपके रिसीवर कौन है? आपका टारगेट कस्टमर्स. ठीक है. तो राइट, नेक्स्ट वी कम ओवर टू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. The medium can be the printed word, email, or sound depending on the nature of the message. The choice of medium is influenced by the relationship between the sender and the receiver. अगर आपने लेक्चर डिलीवर करना है रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरा ख्याल है ईमेल के थ्रू तो आप नहीं उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहेंगे, ना कि आप उनको पढ़ाना चाहेंगे क्या कहती है किसी वॉइस नोट के जरिए, या मेरा ख्याल है आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाना चाहेंगे. तो प्रॉपर मीडियम क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन. लेकिन अगर आपने किसी हायर अप्स को, आपके अपने एचओडी को या किसी और ने आपसे कोई प्रोफेशनल बात पूछनी है, तो वो आप मेमो के थ्रू पहुंचा सकते हैं अपनी बात, ईमेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप आपस में क्या है. रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, क्या ये बात क्लियर है अब तक? जी मैम, क्लियर है. गुड. नेक्स्ट इज फीडबैक. Feedback is the reaction or response to the message. It can be a written message, action, or simply silence. Feedback वो होता है जो रिसीवर या रेसिपिएंट आपको रिएक्शन देता है. आपने पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया, स्टूडेंट्स चुप के चुप हैं. अब आपको तो नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने क्या रिएक्शन उनका है. उनको समझ आ भी सकता है, नहीं भी. लेकिन अगर आप अपने लेक्चर के एंड पे 10 मिनट्स का क्विज लें और क्विज में मेजॉरिटी बच्चे अच्छे परफॉर्म ना करें, तो ये एक रिएक्शन है. दैट मीन्स कि बच्चों को आपकी बात, स्टूडेंट्स को आपकी बात समझ में नहीं आई, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ है. या अगर मेजॉरिटी बच्चे क्विज में अच्छा परफॉर्म करें, दिस इज द रिएक्शन टू द मैसेज. मैसेज क्या था? आपका लेक्चर था. दैट मीन्स कि उनको, आपकी मेजॉरिटी बच्चों को, आपकी स्टूडेंट्स को आपकी बात समझ में आ गई है, एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन सक्सेसफुल, सो टू से. Respected participants, am I clear up till now? Yes ma'am, please carry on. ठीक है. अच्छा, next we come over to the next slide. It is known as our next topic is the 7 C's of effective communication. To compose effective written or oral messages, you must apply certain communication principles called the 7 C's. They are completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness.
Now we may discuss them step by step in a little bit of detail. Number one is completeness. Your message is complete when it contains all the facts the reader or listener needs for the reaction you desire. As you strive for completeness, keep the following guidelines in mind. Provide all necessary information, answer all questions, give something extra. आपने अगर अपना एक लेक्चर प्रिपेयर करना है तो आपके पास टेक्स्ट बुक होती है, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, सारा कुछ होता है. आपने तमाम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को 45 मिनट्स के लेक्चर में देनी है. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा भी ऐसी चीज देखें जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की हो, लेकिन वो आपकी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में ना हो. इससे क्या होगा कि उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी उनको समझ में आएगा जो डेफिनेटली उनको हेल्प आउट करेगा. नंबर 2 इज कोइंसाइजनेस. कोइंसाइजनेस से मुराद ये है कि हम कम से कम अल्फाज में अपनी बात सारी वाज़ेह करते हैं. Conciseness is saying what you have to say in the fewest possible words without being wordy. यानी कि ये है कि क्योंकि हम लिटरेचर अगर हम पढ़ा रही हैं वो अलग बात है, बट इफ यू आर टीचिंग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस और एनी अदर टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें हमें लिटरेचर की जुबान, लंबे लंबे अल्फाज का चुनाव, मुहावरे, ये चीजें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. To achieve conciseness, observe the following suggestions. Eliminate wordy expressions and include only relevant material. Wordy expressions का मतलब है कि जहां 3-4 अल्फाज हैं उनकी जगह one word substitution कर ले. मिसाल के तौर पे एक ये है, एक जुमला है, उसमें है due to the fact that. अब ये 4 लफ्ज हो गए. due to the fact that 5 अल्फाज हैं. इसकी जगह एक लफ्ज यूज कर लें, वो लफ्ज है बिकॉज. इस तरह एक और है इन ड्यू कोर्स. इन ड्यू कोर्स की जगह आप एक छोटा सा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है सून. तो जहां एक लफ्ज से काम चल सकता है वहां लंबे लंबे हमें अनफेमिलियर और बिला वजह के लंबे अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट? एम आई क्लियर? Yes, ma'am, clear. Am I clear? Acha, we may move on to the next slide. Good, thank you. We may move on to the next slide now. Third point is consideration. Consideration means preparing every message with the receiver in mind. Try to put yourself in their place. यानी अगर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट की जगह अपने आप को रख के सोचें. अगर आपने HOD से कोई मीटिंग करनी है, प्रिंसिपल से कोई मीटिंग करनी है, तो उनकी जगह अपने आप को रख के सोचें. दिस इज नोन एज एम्पैथी. EMPATHY. एम्पैथी का मतलब है अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना. दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. इसमें यह है कि जब आप हो सकता है आपका नॉलेज माशाल्लाह बहुत वसी हो, आप MPhil लोगों को, MA लोगों को भी पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपने उसी तरह का नॉलेज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दिया तो मेरे ख्याल है फर्स्ट ईयर के बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हमने अगर 18 साल के बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी नॉलेज, उसका कल्चरल बैकग्राउंड मद्देनजर रख के अपना लेक्चर प्रिपेयर करें. दैट इज व्हाट वी मीन बाय consideration. Next, our next point is concreteness. This is very interesting. Communicating concretely means being specific, definite and vivid rather than vague or general. The following guidelines should help you compose concrete messages. Use specific facts and figures and put action in your verbs. अब for example आपसे किसी HOD की मीटिंग हुई है, आपने फ्ला स्टूडेंट के बारे में कहा आई डोंट लाइक दैट स्टूडेंट. ये तो फिर एक बड़ी ओपन एंडेड बात है. दिस इज बीइंग वेग एंड जनरल. वो कहेंगे जी क्यों, तो फिर आप अपना रजिस्टर पेश करेंगे कि देखिए इसमें उनकी स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है बहुत कम है, उसकी अटेंडेंस, स्टूडेंट टाइम पे असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करता, क्लास डिसिप्लिन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. जब आप इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, दैट इज बीइंग कॉन्क्रीट. आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ
बयान किया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें, जिस तरह हमारा मेडिकल के एंट्री टेस्ट होती है एमडी कैट, आप ये कहें कि स्टूडेंट्स एमडी कैट स्कोर्स आर हायर, तो ये बड़ी वेग सी बात है भाई, किस चीज के साथ आप मुवाजना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इन 2021 द एमडी कैट स्कोर्स एवरेज्ड 90 and by 2022 they had risen to 95%. This means that you are talking with statistical data and आपके पास facts and figures हैं। हम ओपन एंडेड बात नहीं कर सकते जब हम प्रोफेशनल लाइफ में हो। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेट करना और हिसाब से होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन when you are working in a thoroughly professional environment, you have to be definite and vivid and objective. This is what we mean by concreteness. Respected teachers, respected participants, am I clear? Should we proceed further? Yes, ma'am, please. ठीक है. Next is we move on to the next slide. Clarity. Getting the meaning from your head into the head of your reader accurately is the purpose of clarity. Choose precise, familiar words and construct effective sentences and paragraphs. Familiar words का मतलब ये है कि जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका चुनाव करिए, ना कि मुश्किल अल्फाज का आप चुनाव करें। जिस तरह एक छोटा सा लफ्ज, एक लफ्ज है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब है आफ्टर, तो आफ्टर तो एक बड़ा फेमिलियर लफ्ज है, सब्सिक्वेंट एक डिफिकल्ट लफ्ज है। सब्सिक्वेंट का इस्तेमाल ना करें, आफ्टर का लफ्ज इस्तेमाल करें। पेमेंट का मतलब होता है रिन्यूमरेशन। रिम्यूनरेशन एक मुश्किल लफ्ज है, उसकी जगह पेमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। तो जहां पे आम अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डिफिकल्ट और मुश्किल। हाँ, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो फिर एक और बात आ जाती है। इसी तरह आपने सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं लिख सकते कि आई लाइक पीटर एंड एफल टावर इज इन पेरिस। अब इन दो लफ्जों, इन दो सब्जेक्ट का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इस तरह आपने, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं या आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो इस तरह आपने अपने पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करना है कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ डायरेक्ट लिंकेज बने। That is what we mean by clarity. Next point is courtesy. Respected participants, I need some kind of response. That is feedback. I need some sort of feedback. यहाँ तक सबको clear है बात? Participants, आपको सब यहाँ तक बात clear हो गई है? जी मैडम, क्लियर है सब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्टेसी. True courtesy involves being aware not only of the perspective of others but also their feelings. The following are suggestions for generating a courteous tone. Be sincerely tactful, thoughtful and appreciative. Use expressions that show respect. Choose non-discriminatory expressions. इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को जब लेक्चर भी दे रहे हैं, वी शुड कीप इट इन माइंड कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वी शुड नॉट इंसल्ट देम अनड्यूली। वी शुड बी थॉटफुल एंड केयरिंग। अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ हाँ भाई समझ आ रही है, तो दैट मीन्स मैंने जिस तरह अल्फाज अदा किए, माई टोन इज डेफिनेटली सार्कास्टिक। तंजिया जुमले नहीं बोलने। अपना जो रेसिपिएंट है, चाहे आपका कोलीग है, चाहे आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका सबऑर्डिनेट है, यू हैव टू शो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द अदर पर्सन। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन से मुराद है ऐसे अल्फाज जिनसे जेंडर या रेसिज्म का कोई शाइबा आए। एग्जाम्पल, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक चीज है वो मैन मेड है। मैन मेड तो नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में खवातीन भी काम करती हैं, तो मैन मेड की जगह वर्कर्स या मैन पावर, जिस तरह मैन पावर हम कहते हैं, मैन पावर का मतलब है कि मैन पावर जो फैक्ट्रियों में मर्द हजरात काम करते हैं तो खवातीन भी काम करती हैं। मैन पावर की जगह हम एम्प्लॉइज का लफ्ज इस्तेमाल करें। मैन मेड की जगह मैन्युफैक्चर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करें। और ऐसे अल्फाज जिनसे रेसिज्म
का शाइबा आता हो, वो अल्फाज हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने. That is what we mean by courtesy. Next we move on to the next slide. This is one of the last C's of effective communication. This is known as correctness. At the core of correctness is proper grammar, punctuation, and spelling. By correctness, we also mean that we should use the right level of language and we should check accuracy of facts, figures, and words. यानी कि हमारी कोई spelling mistakes ना हो, punctuation की कोई problems ना हो जब हम lecture deliver भी कर रहे हों और especially जब हम written form of communication इस्तेमाल कर रहे हों. अपना हमें स्टैटिस्टिकल डेटा वेरीफाई करना चाहिए. वी शुड डबल चेक आवर टोटल्स अगर हम कोई मैथमेटिक्स की चीज या अकाउंटिंग की चीज पढ़ा रहे हैं, और अगर हम लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वी शुड अवॉइड गेसिंग एट लॉ, क्योंकि इससे बहुत एक इम्पैक्ट आता है हमारे रेसिपिएंट पे और हम पे भी और हमारे तमाम मैसेज पे भी. इसके अलावा कई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो चुके होते हैं, क्योंकि जिस फॉर एग्जांपल अफगान वॉर मिसाल के तौर पे खत्म हो चुकी है. 2-2.5 साल पहले तो अफगान वॉर चल रही थी. अमेरिकन वर एक्टिवली बेस्ड इन अफगानिस्तान. अब आज हम अगर कोई हिस्ट्री का लेसन पढ़ा रही है या करंट अफेयर्स पढ़ा रही है, हम ये नहीं कह सकते कि अफगान वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज ऑफिशियली द अमेरिकन हैव लेफ्ट. तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि चेंज हो चुके हैं, तो हम उन पे प्रॉपर रिसर्च करके ही अपना मैसेज फॉर्मुलेट करें. Respected participants, am I clear up till now? यहाँ तक समझ आ रही है? चलिए, now we may proceed further. Next, problems in two-way communication. Common problems in two-way communication. A, the message does not get through to the receiver. B, the receiver does not understand the message. A में तो ये है कि आपको आपके किसी कॉलीग ने या आपके सुपीरियर ने, HOD ने, किसी ने आपको कहा है कि अर्जेंटली आप किसी मैटर पे उन्होंने आपसे आपका रिस्पॉन्स मांगा है वाया ईमेल. अब आपने तो ईमेल भेज दी, लेकिन हुआ ये कि कोई इंटरनेट के इश्यूज आ गए, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गई, वो ईमेल का वेट करते रह गए. आपने तो अपनी तरफ से भेज दी थी, लेकिन क्योंकि इंटरनेट के कुछ इश्यूज आ चुके थे तो उन तक मैसेज पहुंचा ही नहीं. उन तक जब मैसेज नहीं पहुंचा, वो वेट करते रह गए, आपने अपनी तरफ से भेज दिया, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गई. नेक्स्ट ये है द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज. आपने अपना लेक्चर डिलीवर किया स्टूडेंट्स को, फ्रैंकली उनको समझ नहीं आया, या आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की हुई थी, ये भी हो सकता है. या फिर ऐसे हुआ कि लैंग्वेज का ये था कि मे बी स्टूडेंट्स वर नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, आपने लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर किया, दे वर मोर कंफर्टेबल इन उर्दू, तो हुआ ये कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. दो आपका मैसेज बड़ा ठीक था, आपने प्रॉपर्ली फैक्ट्स एंड फिगर्स और रिसर्च वर्क की हुई थी, लेकिन उनको आपकी बात समझ में नहीं आई. ठीक है, एम आई क्लियर? Respected teachers, am I clear up till here? अच्छा, नेक्स्ट इज बैरियर्स. बैरियर क्या होता है? किसी भी चीज की तरफ को हर्डल या हिंड्रेंस, इसको कहते हैं बैरियर. बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. In communication, the word barrier implies mainly something non-physical that keeps people apart or prevents activity. यानी कि कोई ना कोई हर्डल जो हो जाता है, यानी कि कोई बैरियर है, कोई हर्डल है, कोई ऑब्स्टिकल है. ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही. ये क्यों हो रहा है? The commonly experienced barriers to communication are noise, lack of planning, cultural barriers, socio-psychological barriers, perception and reality, wrong and unclarified assumptions, and then poor listening. अब suppose इसमें से मैं 2-3 explain कर सकती हूँ. I wish I had more time, तो मैं सारे ही आपको explain करती, but we are already tight on time, तो मैं आपको 2-3 points ही समझा दूंगी.
सपोज आप कॉलेज में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और आप, बोथ रिसीवर एंड द सेंडर, बोथ ऑफ देम आर इंथुजियास्टिक, बट साथ वाली बिल्डिंग में कोई काम हो रहा है और इतनी ज्यादा नॉइज है, इतनी ज्यादा शोर गुल है, कोई जिसको कहते हैं ना, कोई बिल्डिंग इमारत तामीर हो रही है, इतनी नॉइज है कि जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस बेतहाशा है कि ना आप अपनी बात प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ना स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। दैट इज नोन एज नॉइज। आप नोट करें कि बाहर के ममालिक में खुसूसी तौर पे उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर स्पेशली लिखा साइंस बनाए होते हैं कि आपने बिला वजह यहाँ शोर नहीं करना, हॉर्न, ट्रैफिक भी जारी हो तो वहां हॉर्न नहीं देना कि स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्लानिंग। अगर स्टूडेंट्स का लेक्चर, अगर स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सही तरह प्रिपेयर्ड नहीं है तो जाहिर है कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसी बात पूछ ले, यू आर अनएबल टू आंसर, इट इज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। कल्चरल बैरियर्स ये हो सकते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पे पोस्टेड हैं जहां पे स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आपने अपना लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर किया, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ज्यादा बात समझ में नहीं आई, तो क्या हुआ, देयर वाज एन ऑब्स्टिकल, देयर वाज अ बैरियर एंड कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है इट वाज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। ये 2-3 पॉइंट्स काफी डिटेल में समझाने वाले हैं, आई एम जस्ट स्किपिंग देम बिकॉज आई डोंट हैव टाइम अनफॉर्चुनेटली। आखिरी है पुअर लिसनिंग। इसमें यह हो सकता है कि अगर टीचर की आवाज बहुत ऊंची नहीं है या उनके पास माइक नहीं है तो बच्चे सुन नहीं पा रहे, और कई दफा सुन भी पा रहे हैं तो वो एक अपनी ही वर्ल्ड में है जिसमें मतलब ये कि दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास बट मेंटली दे आर ऑक्यूपाइड एल्सवेयर। आप सारा लेक्चर प्रिपेयर भी कर लें, आपकी प्लानिंग भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स मेंटली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली है भी प्रेजेंट, तो भी फायदा कुछ नहीं होगा। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? Yes, ma'am. I have a question. जी जी, फरमाइए। How can we improve poor listening regarding बच्चों में जो sometimes ऐसा होता है कि वो लेक्चर सुन रहे होते हैं, वो इधर उधर देख रहे होते हैं। गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें एक तो हम ये कर सकते हैं पुअर लिसनिंग में कि हम इंटरैक्टिव जितना ज्यादा होंगे ना स्टूडेंट्स के साथ, उतना ही स्टूडेंट्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक मोनोटोन में लेक्चर दिए चले जाते हैं। अगर हम उसके दरमियान में स्टूडेंट्स को ये कहें कि भाई आप लोगों की क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे मुझे गवर्नमेंट के अलावा जो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल लम्स बीएस में सीपी होती है क्लास परफॉर्मेंस, उसके एडिशनल मार्क्स होते हैं। तो जब स्टूडेंट्स को पता चले कि भाई हमारे मार्क्स हैं या हमारी ग्रेडिंग होगी, तो वो खुद ब खुद दे वुड बी वेरी अटेंटिव कि हमने तो टीचर को जवाब देना है क्योंकि हमारे इस चीज के मार्क्स हैं, या कोई ना कोई आप इंसेंटिव डेवलप करें एज अ टीचर के, वरना तो स्टूडेंट्स का होता है कि टीचर बेचारा लेक्चर दे रहा, दिमाग जो है वो उनका कहीं और, इट इज ऑक्यूपाइड एल्सवेयर। तो ये है कि कोई ना कोई आपको इंसेंटिव देना होगा कि आपकी मार्क्स कट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, या टीचर्स कहेंगे जी हमने आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट करने हैं। अगर आपसे हम सवाल पूछेंगे क्लास के दौरान एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर, जब बच्चों के सर पे ये चीज होगी कि इसके मार्क्स हैं, तो नेचुरली दे वुड बी मोर अटेंटिव। डोंट यू थिंक सो? Yes, it is rightly so. ठीक, next we may proceed further to the next slide. अच्छा, broadly speaking, some of these barriers may be attributed to the sender and the receiver. कुछ तो देखिए सेंडर के एंड पे मसले मसाइल होते हैं और कुछ रिसीवर के एंड पे होते हैं। सेंडर कौन है? द टीचर जो लेक्चर तैयार कर रहा है। इसमें ये हो सकता है कि टीचर की क्या पॉइंट्स है, लैक ऑफ प्लानिंग, यानी कि आपने प्रॉपर्ली अपना लेक्चर फॉर्मुलेट नहीं किया, प्लान नहीं किया, तो इस वजह से भी मसले मसाइल आ सकते हैं। चॉइस ऑफ रॉन्ग लैंग्वेज रिजल्टिंग इन बैडली एनकोडेड मैसेज। वही बात कि अगर आप हमारे यहाँ कम्युनिकेशन या उर्दू में होती है या अंग्रेजी में होती है, अगर टीचर ने सोच लिया कि हमने लेक्चर इंग्लिश में ही कंडक्ट करना है, लेकिन जो रेसिपिएंट्स हैं हमारे, दैट इज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोफिशिएंट नहीं है इंग्लिश में, तो बेहतर है कि आप बाइलिंगुअल हो जाएं। कुछ इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर कर दें, एक्सक्यूज मी, कुछ आप उर्दू में कर दें ताकि बच्चों को लेक्चर समझ में आए।
रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बेस्ट है जो हम लोगों का कन्वेंशनल वे भी है टीचिंग का कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, उसमें आपको पता लगता है कि स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आया दे आर लिसनिंग और नॉट, क्या वो अलर्ट हैं या वो अलर्ट नहीं है। मेरा ख्याल है जिस तरह कोविड के दिनों में ऑनलाइन लेक्चर्स थे तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम वर स्लीपिंग, दे वर नॉट पेइंग अटेंशन। सो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो वाइटल इंपॉर्टेंस, राइट? आप कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों में से कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे तो यू आर मोर देन वेलकम। Respected participants, can you hear me? Yes मैम, क्लियर है, आप आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि रिसीवर के एंड, रिसीवर वो है जो आपका कॉलीग हो सकता है, आपका एचओडी हो सकता है, या आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। रिसीवर के एंड पे कहाँ मसले मसाइल हैं? पुअर लिसनिंग, इन अटेंशन, मिसट्रस्ट एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें यह हो सकता है कि बच्चों ने मिसट्रस्ट का, तो मैं ये कहूंगी कि अगर स्टूडेंट के माइंड में है कि हमने इन टीचर से पढ़ना ही नहीं है, तो टीचर जितना भी एफर्ट कर लें, जितना भी वो सिंसियर हो जाएं, मतलब अगर उन्होंने सोच लिया है कि हमने इन टीचर से नहीं पढ़ना, तो जो भी वो कर लें दे वुड नॉट बी काइंड ऑफ इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं कि हमने इन टीचर से पढ़ना है। पुअर लिसनिंग मैंने आपको वही कही थी कि टीचर प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर रहा है लेकिन बच्चे कहीं मेंटली फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली दे आर ऑक्यूपाइड एल्सवेयर, तो उससे भी फिर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट ये है कि कई टीचर्स मोनोटोन में बोलते चले जाते हैं। आपने अपनी पिच को ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, और कोशिश करें कि क्लासरूम में चलते फिरते लेक्चर डिलीवर करें ताकि बच्चे दे शुड बी मोर एक्टिव एंड अलर्ट। मोनोटोन में जो कई दफा आप बोलते चले जाएं तो खुद भी दूसरों को भी नींद आ सकती है, इफ आई मे से सो। इनअटेंशन का मतलब ये है कि बच्चे जाहिर है इंटरेस्ट शो नहीं करे, उसमें तो फिर डिसिप्लिन वाले इश्यूज आ जाते हैं। सो दिस इज इट। Should we proceed further, respected participants? Yes, ma'am. ठीक है, next slide. अच्छा, characteristics of effective communication. इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन का मकसद क्या है। Effective communication is a process of exchanging ideas, thoughts, knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. In simple words, it is nothing but the presentation of views by the sender in a way best understood by the receiver. मकसद क्या है कि जो मैं कहना चाह रही हूं वो आप जिस तरह मैं पेश करना चाह रही हूं अपनी बात, वो आपके माइंड में बात आ जाए। सिंपल बात है। क्या अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स 7C से ही रिलेटेड है। बहरहाल थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, कंप्लीट मैसेज, प्रिसाइज मैसेज, रियलेबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड सेंडर्स कर्टसी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। क्लियर मैसेज क्या है? ये वही है जो हमने 7C से पढ़ा था। The message which the sender wants to convey must be simple and easy to understand. जिस तरह 7C's अभी हमने डिस्कस किए थे। Correct message भी वही है। The information communicated must not be vague or general. It must be precise and should be free from any grammatical mistakes and errors. वही जो हमने 7C's में बात की। Complete message. Communication is the base for decision making. If the information is incomplete, it may lead to wrong decision. यानी कि अगर आपसे आपके एचओडी ने किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली है कि आपके स्टूडेंट्स की जो हाजिरी है वो कितनी एक मंथ में कितनी है, लेकिन अगर आपके 30 स्टूडेंट्स हैं, आपने इंफॉर्मेशन ही उनको 20 स्टूडेंट्स की दी है, तो वो सही डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो सकेगी जो भी उन्हें एक्शन लेना है, क्योंकि आपने उनको इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं दी। तो इट मे लीड टू मिसकम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज प्रिसाइज मैसेज। प्रिसाइज मैसेज से मुराद ये है द मैसेज सेंट मस्ट बी शॉर्ट एंड कोइंसाइज।
टू फैसिलिटेट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि लंबी लंबी हम कहानियां लिखें, रिपीट करें अपने अल्फाज, अनफेमिलियर और मुश्किल अल्फाज का चुनाव करें, तो इससे क्या होगा, समझने वाले को, जो रेसिपिएंट है, उसको बात समझ में ही नहीं आएगी। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें और एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से प्रॉपर लिंकेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी से मुराद ये है कि द सेंडर मस्ट बी श्योर फ्रॉम हिज एंड दैट व्हाटएवर ही और शी इज कन्वेइंग इज राइट बाय हिज नॉलेज। यानी कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे फुल कन्विक्शन होनी चाहिए, जहां से भी मैंने अपना रिसर्च मटेरियल इकट्ठा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई किसी किस्म की इबहम नहीं है, प्रॉपर मैंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक किए हैं। मुझे इस चीज का जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर 100%। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि जो मेरे सामीन हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर हैं, उनका मुझे जाहिर है उनका मुझे ख्याल रखना है कि उनका जाहिर है एक तो रिस्पेक्ट मैंने शो करनी है, उसके अलावा उनका मेंटल कैलिबर, कैपेबिलिटीज, लैंग्वेज, हर चीज मुझे मालूम होनी चाहिए। अब मैं एक जेनिटोरियल से या क्लीनिंग स्टाफ से अगर बात करूंगी तो मैं अंग्रेजी में तो बात नहीं करूंगी, उनको तो अंग्रेजी नहीं आती, उनको उन्हीं की लेवल पे आके, लेकिन लेवल पे आके मुराद ये नहीं है कि हमने रूड होना है, उस जुबान में हम बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जो उनको समझ आए। The medium of communication and other physical settings must be planned, keeping in mind the attitude, language, knowledge and educational level of the receiver. ये मुराद है इससे। आखिरी पॉइंट है सेंडर्स कर्टेसी। सेंडर्स कर्टेसी से क्या मुराद है? The message so drafted must reflect the sender's courtesy, humbleness and respect towards the receiver. यानी कि अगर हम स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं तो इस टोन में बात अगर हम अच्छी तरह ना करें, कि अगर हम इस तरह बात करें कि हाँ यू स्टूपिड स्टूडेंट, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ये इस तरह तो हम बात नहीं करेंगे अपने स्टूडेंट से। द स्टूडेंट शुड फील फ्री कि अगर उनको हमारी बात एक दफा या दो दफा नहीं समझ आई तो दे शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क अस। बहुत सारे टीचर्स का जरा इस तरह का डिक्टेटरशिप वाला रवैया होता है कि स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं कि हमें बात समझ नहीं आई, लेकिन अगर हमने टीचर से दोबारा पूछा तो वो रेप्रिमांड करेंगे या इंसल्ट करेंगे। तो वी शुड हैव लाइक एन ओपन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। दैट डज नॉट मीन कि हमने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करना। डिसिप्लिन मेंटेन करना इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने रेसिपिएंट को एक सर्टेन लेवल ऑफ कर्टेसी डिस्प्ले करनी है, चाहे वो जेनिटोरियल है, क्लीनिंग स्टाफ है, हमारे सुपीरियर है या हमारे स्टूडेंट्स हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, am I clear? Yes ma'am, clear. अच्छा, अगर हम आगे चलें, should we proceed या किसी ने कुछ सवाल पूछना है? You are welcome. Sorry for interruption मैम। जी 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 मैम, अजानें हो रही हैं तो 10 मिनट की प्रेयर ब्रेक कर लें। जी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त 5:55 हुए बाय माय वॉच, 6:05 पे वी शैल रिज्यूम। 10 मिनट का। जी ओके मैम। जी पार्टिसिपेंट्स 6:05। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। जी वालेकुम सलाम मैम, आप कंटिन्यू करें, पार्टिसिपेंट्स आ गए। चलिए ठीक है। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें भी दी होती हैं कि नेचुरली दे आर गुड ओरेटर्स एंड दे हैव द आर्ट ऑफ स्पीकिंग वेल, लेकिन जिनको नहीं भी ये खुदादाद सलाहियत मिली, आप प्रैक्टिस करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यू कैन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स एज वेल। Now, what is effective communication skills? Conveying a message effectively is an art as well as a skill developed after continuous practice and experience. The predetermined set of skills required for an influential communication process are as follows. क्या क्या खूबियां इंसान में होनी चाहिए कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं? इसमें से चंद मैं आपको बताती हूँ। Can you see the slide, respected participants? आप सब लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम, नजर आ रही है। काइंडली इसको F5 प्रेस कर दें ताकि जूम आउट हो जाए। ओके
ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आप में क्या खूबियां होनी चाहिए कि यू कैन बिकम एन एफिशिएंट कम्युनिकेटर? सबसे पहले है ऑब्जर्वेंस, यानी कि आपका मुशाहिदे की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए। A person must possess sharp observing skills to gain more and more knowledge and information. जितना ज्यादा हमारा मुशाहिदा तेज होगा, हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स को अपनी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी हमने पहले डिस्कस की थी। द मैसेज मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल familiar words and it should be clear and precise. नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब लिसनिंग की मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। लिसनिंग जो होती है वो स्पीकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सोसाइटी में ट्रेंड है या रिवाज है कि हम किसी को बोलने का मौका नहीं देते, उसके मुंह में बात होती है, अभी आधी बात भी नहीं होती, तो हम ऑलरेडी अपनी आर्गुमेंट्स और अभी अपने रिस्पॉन्सेज फॉर्मुलेट करके दूसरों की बात कट कर लेते हैं। लिसनिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट than speaking, and it is definitely an art that one should acquire. The most crucial skill in a person is that he or she must be a good, alert and patient listener. He or she must be able to understand and interpret the message well. आपने अगले की पूरी बात ही नहीं सुनी तो आप किस तरह अपना मैसेज फॉर्मुलेट कर सकते हैं? But we as a nation, we tend to overlook what the other person is saying और हम अपने ही बोलने में काफी इंटरेस्टेड होते हैं। Self confidence being one of the essential communication, it is one of the essential communication skills, and confidence enhances the worthiness of the message being delivered. Self efficacy, सेल्फ एफिकेसी का ये मतलब है कि आपका अपनी जात के ऊपर कितना एतबार और फेथ है। अगर आप खुद इनडिसाइसिव हैं कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा है, तो आप अगले को क्या डिलीवर कर सकते हैं अपना मैसेज? सेल्फ एफिकेसी मींस दैट ही और शी मस्ट हैव फेथ इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हिज और हर कैपेबिलिटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको अपनी जात के ऊपर 100% एतमाद होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टफुलनेस। Delivering a message with courtesy and respecting the values, beliefs, opinions and ideas of the receiver is the essence of effective communication. वही बात कि अगर आप एक जेनिटोरियल से बात कर रहे हैं, उसका आपने मेंटल लेवल भी देखना है और उसको आपने रिस्पेक्ट भी शो करनी है। स्टूडेंट हैं तो उनको उनकी लेवल की रिस्पेक्ट देनी है, अपने सुपीरियर हैं या कॉलीग्स हैं उनको उनके हिसाब से आपने रिस्पेक्ट देनी है। Then there is non-verbal communication. वो क्या होती है? It involves facial expressions, body contact, eye contact, postures, etc. जिस तरह एक टीचर खड़ा होता है आके क्लास में, उसने एक लफ्ज भी नहीं अभी अपने मुंह से अदा किया, लेकिन जिस तरह वो खड़ा हो रहा है, जिस तरह वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स आर आल्सो वेरी शार्प दीस डेज। इफ यू आर जजिंग द स्टूडेंट इज आल्सो जजिंग यू। आप अपने कॉलीग्स के साथ जिस तरह जिस लहजे में बात करते हैं, जिस टोन में बात करते हैं, वो तमाम चीजें दूसरे लोग नोट करते हैं और जाहिर है पीपल आर इवैल्यूएटिंग एंड जजिंग यू एज वेल। So it is better that you maintain proper eye contact with them. This is all which involves non-verbal communication. Next is the selection of the right medium. Choice of the correct medium for communication is also a skill. It is necessary to select an appropriate medium according to the situation. For example, अगर आपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है तो मेरा ख्याल है फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेस्ट है। अगर आपने अपने किसी अगर आपने कोई अर्जेंट मैसेज अपने किसी सुपीरियर को पहुंचाना है तो आप वाया टेलीफोन, वाया फैक्स, वाया मेमो या वाया ईमेल पहुंचाएंगे। तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप यू वांट टू रीच आउट टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स, तो आप थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स या थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कम्युनिकेट करेंगे। डिपेंड करता है आप किस जॉब में हैं और आपका टारगेट ऑडियंस या रेसिपिएंट कौन है। प्रोवाइडिंग फीडबैक मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। इट इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू योर मैसेज कि आपका अगर स्टूडेंट्स चुप हैं तो हमें मालूम नहीं है कि क्या उनका रिस्पॉन्स है। अगर आप एट द एंड ऑफ द क्लास कोई ओरल टेस्ट लेते हैं या कोई रिटन क्विज लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सही जवाब दे पाए, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। Respected participants, should we proceed? Yes, ma'am.
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। क्या फायदा होगा अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अडॉप्ट करें? नेचुरली आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका इदारा है, आपका कॉलेज है, यहाँ पे अगर एक ओपन एनवायरनमेंट होगी जिसमें टीम बिल्डिंग को प्रमोट किया जाएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा आपके सबऑर्डिनेट्स में, कॉलीग्स में, स्टूडेंट्स में, तो जितना अच्छा ओपन कम्युनिकेशन होगी, जो तमाम मसले मसाइल आते चले जाएंगे, जो हर्डल्स होंगे, जिस तरह आप उनको ओवरकम करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इट विल फ्लरिश, इट विल ग्रो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट से क्या मुराद है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये है कि आपके जो हायर अप्स हैं, आपके सुपीरियर्स हैं, वो किस तरह इदारे को चलाते हैं थ्रू गुड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट सिंस द एम्प्लॉयज आर हर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड देयर इज ओपन कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मतलब ये है कि अगर ऐसा इदारा हो जहां पे आपको लगे कि आप अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से खुल के बात नहीं कर पा रहे, मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली मुतासिर होगी। टीम बिल्डिंग, पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज वर्क एज अ टीम टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। आप लोगों को जहां पे म्यूचुअल एक ट्रस्ट होगा, वहां पे टीम बिल्डिंग होगी, वहां पे एक हेल्दी कंपटीशन की फिजा होगी। A certain transparency and develop trust. Effective communication is considered to be a base for building trust and assures sharing of complete information. यहाँ पे होगा कि कोई किसी से कॉलीग, कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही, कोई बात किसी से छुपा नहीं रहा, कोई मसले मसाइल हैं तो वो ओपनली डिस्कस हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। वहां पे डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और एक अच्छा असर पड़ेगा। Reduces misunderstanding. Effective communication eliminates the possibility of confusion and misunderstanding by conveying the message clearly and appropriately. जाहिर है अगर स्टूडेंट्स भी आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं जहां वो डरे सहमे हुए हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द टीचर, कि हम टीचर से कोई बात कम्युनिकेट करेंगे तो पता नहीं टीचर किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, तो जाहिर है बहुत सारी बातें होंगी जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उससे उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं बढ़ेगी। Now, next slide. We may move on to the next slide. Acha, next we come over to the channels of communication. So to say, what are the communication channels? Broadly speaking, communication channels are the means by which you interact or communicate with one or more people. What this means in the context of your business is that there are multiple methods of communication through media and in person. And so connecting the proper channel to the message you are trying to convey will make a difference in how that message is received. Whether you are presenting new information to your students or discussing a task with a single colleague, knowing which type of communication channel is most appropriate will have a major impact on the result. यानी कि जाहिर है आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने कोलीग से बात कर रही हैं तो कौन सा सही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरह, व्हाट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स? क्या ख्याल है, आप मुझे कुछ बताएंगे? स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन टीचिंग ज्यादा फायदेमंद होगी, ईमेल के थ्रू होगा या फेस टू फेस कम्युनिकेशन? आप मुझे बताइए। Respected participants, give me some feedback. Respected participants, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. ठीक है, तो आप बताइए स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर है? मैडम, अगर तो ऑनलाइन हम टीचिंग ना करें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज ज्यादा। डेफिनेटली। और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो कस्टमर्स को किस तरह रीच आउट किया जाए? मेरा ख्याल है थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हाँ, ईमेल है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स है, मास मीडिया है, डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। जी। अच्छा, नेक्स्ट वी कम ओवर टू द फॉर्मेलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन।
There are varying levels of formalities used in communication that must be considered when choosing the proper channel. The three major formality levels are formal communication, informal communication, and unofficial communication. Formal communication क्या होती है? Formal communication typically includes sensitive information such as policies and company strategy. Common examples which include an annual report, written strategy, contract, presentations and safety guidelines, etc. Next होती है informal communication. Informal communication channels are also used for business communication, but are often presented in a more casual manner. Examples of informal communication include conversations with co-workers, requests to colleague for a simple favor, etc. जिस तरह आपने 2 दिन छुट्टी करनी है, आप अपने किसी कोलीग के साथ आपका अच्छा वर्किंग रिलेशन है, आप उनको कह देंगे कि जी आप मेरी 2 दिन की क्लासेस आप सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर आपको जरूरत होगी तो मैं आपकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या कर दूंगी. This kind of communication is known as informal communication. Lastly, we come to unofficial communication. ये क्या होती है? जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी वर्क प्लेस से आउटसाइड होती है और उसका आपकी वर्क प्लेस से या आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता. होते वो आपके कोलीग्स हैं लेकिन वो आपके पर्सनल फ्रेंड्स बन चुके होते हैं. वो जो कम्युनिकेशन है जिसमें आपकी प्रोफेशनल डीलिंग्स नहीं होती, that is known as unofficial communication. Unofficial communication is the outlier of the three, mostly occurring outside of the workplace entirely and being entirely casual and unrelated to work topics. Next, we move on to the very last slide, जिसमें हमने तमाम आज जो हमने कुछ पढ़ा सीखा उसकी conclusion है. What is this? Good communication skills are of utmost importance in building professional relationships and achieving one's goals. If we show empathy, display good written and oral communication skills, prepare our messages keeping in mind the 7 C's of communication, and use appropriate channels, we are likely to overcome communication barriers and succeed in our professional lives. So, respected colleagues, respected participants, this was the lecture for today. If there are any questions, you people are more than welcome to ask.